साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ-एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है मेक आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में पूरे 60 प्रश्न हैं, 40 प्रश्न जीएस के हैं और 20 प्रश्न हिंदी के हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, कादम्बरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला, कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, कथन सही है। दूसरा, इसमें हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का स्वरूप वर्णित है। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए, हर्षचरित के बारे में बात करें तो यह बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं और ये संस्कृत भाषा में गद्य रूप में लिखी गई है। ठीक है। और कादम्बरी की बात करें, कादम्बरी की, तो कादम्बरी यह भी बाणभट्ट की रचना है तथा यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। इसमें हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का स्वरूप वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के पुष्यभूत के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ 4 पुष्यभूत या वर्धन वंश के 4 शासक दिए गए हैं, इन्हें हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। देखिए, इसमें सबसे पहले आपके आते हैं आदित्यवर्धन, फिर इसके बाद आते हैं प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन द्वितीय, फिर हर्षवर्धन। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिए, पुष्यभूत, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन, इस प्रकार से इनका क्रम चलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, वर्धन वंशीय शासक हर्ष ने बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को राजश्रय दिया था। ये कथन आपका सही है। दूसरा, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता नहीं, इन्होंने प्रारंभ नहीं किया था। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। शुरू में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग के से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को आश्रय दिया तथा वह पूर्णतः बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया तथा कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। यहाँ देखिए, हर्षवर्धन ने इस समय जो है विभिन्न आयोजन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। ये व्याख्या के अनुसार देखेंगे तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, दोनों कथन ही सही हैं, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है प्रमुख राजवंश और संस्थापक। देखिए, इसमें मौखरी वंश के संस्थापक कौन है? मौखरी वंश के संस्थापक ईशान वर्मा है, तो 3 से मिला दीजिए। हूण शासक, हूण वंश के संस्थापक कौन थे? तो तोरमाड़, तोरमाड़, तो 1 से मिलाइए। मैत्रक वंश के भट्टारक हैं, 2 से मिला दीजिए। और उत्तर गुप्त वंश के कृष्णगुप्त हैं, तो 4 से मिला दीजिए। तो 3 1 2 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका प्रमुख राजवंश और संस्थापक हैं, तो देखिए, गौड़ वंश के संस्थापक कौन है? गौड़ वंश के संस्थापक जो हैं शशांक है, 4 से मिलाइए। पुष्यभूत वंश के प्रभाकरन है, प्रभाकर वर्धन, 1 से मिला दीजिए। सेन वंश के जो हैं गोपाल हैं, सेन वंश के कौन है? सामंत सेन है। ठीक है, 2 से मिला दीजिए। पाल वंश के गोपाल, 3 से मिला दीजिए। तो 4 1 2 3 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस की रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी? तो देखिए, हर्षवर्धन ने की 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नागानंद है, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षचरित जो है, इनके जो राजकवि थे बाणभट्ट, उनके द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक, इन्हें यहाँ सुमिलित करना है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे, 4 से मिलाइए। गुज्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम थे, 2 से मिला दीजिए। कलचुरी चेदी वंश, इसके कुक्कल प्रथम थे, कुक्कल प्रथम, 1 से मिला दीजिए। परमार वंश के कौन थे? परमार वंश के कृष्णराज थे, तो 3 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 4 2 1 3 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से अगला है प्रमुख राजवंश और संस्थापक। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम, 4 से मिलाइए। चंदेल वंश के नन्नुक थे, गढ़वाल वंश के कौन थे? गढ़वाल वंश के चंद्रदेव थे। चौहान वंश के कौन थे? चौहान वंश के वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। तो देखिए, सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम, चंदेल वंश के ननुक, गढ़वाल वंश के चंद्रदेव थे और चौहान वंश के वासुदेव। तो 4 1 2 3 अर्थात
सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से युग में सुमेलित है या है। यहाँ पे 3 युग में दिए गए हैं। तो देखिए, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम थे, ना कि कीर्तिवर्मन। ठीक है। और इनकी राजधानी कहाँ थी? बादामी। तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा, चालुक्य वंश जिसकी राजधानी कल्याणी थी, यहाँ के संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश कल्याणी के ये तैलप द्वितीय थे, तैलप द्वितीय। और इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? मान्यखेत में बनाई थी। ये सही है। चालुक्य वंश वेंगी के, पुण्यवर्धन हाँ, विष्णुवर्धन, इनकी राजधानी कहाँ थी? बेंगी। तो दूसरा तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही, पहला वाला गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। चालुक्य वंश बादामी वाले के पुलकेशिन प्रथम थे और बादामी में राजधानी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक फिर से मिलान करते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु, सिंह विष्णु। और कांची में इन्होंने राजधानी बनाई। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, विजयालय। और तंजौर में या तंजाउर में इन्होंने राजधानी बनाई। तोमर वंश के अनंगपाल थे, तोमर वंश के अनंगपाल, इन्होंने ढिल्लिका में राजधानी बने। गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश चंद्रदेव, गढ़वाल वंश के चंद्रदेव थे। 3 से मिलाइए। और कहाँ पे? कन्नौज में बनाई। तो आपका हो जाएगा 4, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक मत्त विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी रचना महेंद्र वर्मन के द्वारा, किसके द्वारा? महेंद्र वर्मन के द्वारा की गई थी। देखिए, मत्त विलास प्रहसन जो है, यह एक प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक है। यह 7वीं शताब्दी की शुरुआत में विद्वान राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखित 2 महान एकांकी नाटकों में से एक है। इसमें मदिरा के नशे में धुत एक कापालिक की मनोदशा का वर्णन है। इस नाटक में धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष तथा बौद्ध तथा कापालिकों की हंसी उड़ाई है। मत्त विलास प्रहसन में महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक थे, जो तमिल संत अप्पयार के प्रभाव में आकर शैव बन गए थे। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानी। पल्लव वंश की राजधानी कौन थी? पल्लव वंश की राजधानी कांची थी और पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। चोल वंश की राजधानी तंजाउर या तंजौर थी और इसकी स्थापना विजयालय ने की थी। 2 से मिलाई, मतलब इस वंश की। तोमर वंश, तोमर वंश कहाँ पे है? ढिल्लिकापुर या अनंगपुर, अनंगपुर वंश से मिलाई और इसकी स्थापना किसने की थी? तोमर वंश की, तो अनंगपाल ने। गढ़वाल वंश की राजधानी कन्नौज में थी, कन्नौज में। इसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी। तो आपका 3, 2, 1, 4 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? तो आप यहाँ पर देखें, बाणभट्ट की हर्षचित्र में भी कुछ नहीं लिखा गया है। हर्ष के हर्ष के बासठेटा अभिलेख में भी कुछ नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख और ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में पुलकेशिन, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन वर्णन मिलता है। देखिए, तो यहाँ पर 3 और 4, देखिए कई जगह बताया गया कि ह्वेनसांग की यात्रा, ह्वेनसांग भी जो है वो दोनों के दरबार में जाता है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के। तो ह्वेनसांग ने भी कुछ नहीं लिखा है और बाणभट्ट ने भी कुछ नहीं बताया है। परंतु यहाँ पर जो इस प्रश्न में जो इन्होंने बताया हुआ है, जिनकी व्याख्या है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से प्राप्त होता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर ऐसे देखा जाए तो केवल जो पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है उसमें मिलता है, बाणभट्ट की हर्षचरित में भी नहीं मिलता, ह्वेनसांग की यात्रा विवरण में भी इसका कोई जिक्र नहीं होता है इस युद्ध का। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे स्थान पर मौन धारण कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रमुख राजवंश और उसकी राजधानी को हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या है? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत। 3 से मिलाइए। इसकी स्थापना मतलब इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज। और इस वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। कलचुरी चेदी वंश की का राजधानी जो है ये है आपकी त्रिपुरी, और इस वंश की स्थापना कुक्कल प्रथम ने की थी। परमार वंश की राजधानी जो है उज्जैन या धार है, उज्जैन या धार। इस वंश की स्थापना कृष्णराज या उपेंद्र ने की थी। तो आपका 3, 2, 1, 4 अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देवगिरी की यादव वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कौन सा या से सही है। पहला, इस वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी, भिल्लम पंचम ने की थी और इसने अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया था, यह कथन सही है। दूसरा, इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।
अंतिम शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिंहड़ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होयसल वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं और बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, इस वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण लेखों में अपने को यादव कुल कुल तिलकय यादव कुल तिलकय कहा है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस वंश का अंतिम शासक विष्णुवर्धन था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। नहीं, इस वंश का अंतिम शासक, हमने अभी ऊपर ही बात की, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए, होयसल वंश देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का था। इसलिए इस वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण लेखों के अपने को यादव कुल तिलक कहा है। चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय के समय में इस वंश के विष्णुवर्धन ने अपने स्वतंत्र कर लिया और चालुक्य राजाओं को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया। उसने द्वार समुद्रम, आधुनिक हलेबीड को अपनी राजधानी बनाया। होयसल कुल का अंतिम शासक बीर बल्लाल तृतीय था। यहाँ थोड़ा हमने गड़बड़ बता दिया। यहाँ पे देखिए क्या था, ये देवगिरी के यादव वंश था। ठीक है, देवगिरी के यादव वंश का जो था वो रामचंद्र था, और ये जो है आपका होयसल वंश है, इसका अंतिम राजा बीर बल्लाल तृतीय था। इसको भी मलिक काफूर ने हराया था। जो यादव वंश था यहाँ पर आपका देवगिरी के यादव, इसके भी अंतिम शासक को मलिक काफूर ने ही हराया था। तो इतना थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए, होयसल राजाओं का काल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए विख्यात है। विष्णुवर्धन के शासनकाल में बना होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर चन्ना केशव मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में बेल्लूर में करवाया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वनवासी के कदम वंश का संस्थापक था? तो मयूर शर्मन। कौन था? मयूर शर्मन। और इनकी राजधानी क्या थी? वनवासी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के पश्चात में गंगय कोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में होता है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में भूमि के प्रकारों के संदर्भ में दो सूचियां इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, जो विभिन्न प्रकार की भूमि के प्रकार उसमें देखिए, बेल्लन गवाई जो है, ये जो भूमि थी, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि 4 से मिलाइए। ब्रह्मदेव, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी, 3 से मिला दीजिए। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि थी, 2 से मिलाइए। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि थी, 1 से मिला दीजिए। और देवदान या तिरुन मटक्कनी, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। तो 4 3 2 1 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। पहले यहाँ देख लेते हैं। प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें क्या कहा गया? मंडल कहा गया। जैसे जो प्रदेश होते हैं वर्तमान में, ये मंडल थे। तो सबसे पहले मंडल आ गया। चोल साम्राज्य में 8 मंडल थे। मंडल का प्रशासन करने के लिए किसी राजकुमार या उच्च अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जो राजा के वायसराय के रूप में कार्य करते थे। और प्रत्येक मंडल, जो प्रांत थे, वो कोट्टम में अर्थात जिलों में बटे हुए थे। ठीक है, तो मंडल कोट्टम में, और जो कोट्टम थे वो नादू या नाडु संभवतः आधुनिक जिले के समान थे। देखिए, आपका जो मंडल हो गया, ये आपका क्या हो गया? ये प्रदेश हो गए। ठीक है, कोट्टम मंडल की तरीके से थे, कई जिलों को मिलाकर मंडल बनता, तो मंडल हो गए। और नाडू या नादू, ये जिले के प्रकार थे, जिले टाइप के थे। तो फिर आपका 3 हो गया। कुर्रम क्या थे? कई गाँव का समूह थे, कई गाँव के समूह थे, तो 4, 1 2 3 4 इसी प्रकार से ये चलते हैं। सबसे ऊपर मंडल, फिर कोट्टम, फिर नाडु, फिर कुर्रम। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता जो थी, उसकी स्थानीय स्वशासन था। ग्राम प्रशासन की पूर्ण इकाई थी और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। चोल शासकों के अभिलेखों में इस व्यवस्था पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। 4 शासक यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें से राजराज प्रथम सबसे पहले आते हैं।
देखिए विजयालय ने इस वंश की स्थापना की थी। राजराज प्रथम आते हैं पहले, फिर राजेंद्र प्रथम, फिर परांतक प्रथम आते हैं और फिर कुलोत्तुंग प्रथम आते हैं। तो ये यहाँ पर क्रम है आपका, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, फिर कुलोत्तुंग प्रथम, 1 2 3 4 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानी। मौखरी वंश की राजधानी क्या थी? मौखरी वंश की राजधानी जो थी ये कन्नौज थी। 3 से मिला दीजिए। और इस वंश की स्थापना ईशान वर्मा ने की थी। हूण वंश की का राजधानी श्यालकोट थी। हूण वंश की राजधानी श्यालकोट और तोरमाड़ इसके संस्थापक थे इस वंश के। मैत्रक वंश की राजधानी बल्लभी थी, बल्लभी। और इस वंश की स्थापना भट्टारक ने की थी। उत्तर गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थे और पाटलिपुत्र और इस वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त थे। 4 से मिला दीजिए। तो आपका 3 2 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? त्रिपक्षीय में गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश। ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, इन तीनों के मध्य में हुआ था। ठीक है, कन्नौज क्षेत्र को लेकर के। ठीक है, आगे चलते हैं। पाल शासक धर्मपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें यहाँ पे विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, यह पाल वंश का शासक प्रथम शासक था जो धर्मपाल था। यह पाल वंश का प्रथम शासक था। देखिए, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। गोपाल ने की थी, परंतु वास्तविक संस्थापक जो है वो धर्मपाल को माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रथम शासक था। दूसरा, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सही है, 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8वीं शताब्दी के प्रथमार्थ में गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की नींव रखी थी और धर्मपाल पाल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। परंतु यदि संस्थापक के रूप में गोपाल को देखेंगे तो पहला शासक वही माना जाएगा। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो नालंदा के सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। 11वीं सदी के गुजराती कवि शोडुल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा। उसने महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधियां धारण की हैं। धर्मपाल ने लगभग 46 वर्षों तक राज्य किया। उसने विक्रमशिला और सोमपुर में बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र रहता था। उसके समय प्रसिद्ध यात्री सुलेमान ये मतलब आता है भारत में। आगे बढ़ते हैं। चोलकालीन कर और उनके विषय के संबंध में यहाँ पे सुमेलित करना है। आयम जो कर था, आयम ये राजस्व कर था। आयम क्या था? राजस्व कर था। 1 से मिलाइए। मरमजाडी वृक्ष कर था। 2 से। मनेडेरे मने मने इरे ये गृह कर है। 3 से मिला दीजिए। कढ़े इरे जो है व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाला कर था। 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चोलकालीन कर और विषय। देखिए, किड़ाकाशु जो था ये आपका नर पशुधन कर है। नर पशुधन कर है अर्थात 3 से मिलाइए। पाड़िकावल जो है ये ग्राम सुरक्षा कर है। 1 से मिलाइए। वाशली वाशली वाशलिपिरम पिरमम ये जो है आपका द्वार कर है। 2 से मिला दीजिए। मग्नमय मग्नमय जो है ये क्या था? ये व्यवसाय कर है। 4 से मिला दीजिए। तो 3 1 2 4 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अजीव काशु जो है ये आजीविका पर लगने वाला कर था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। चोल शासकों ने एक विशाल एवं संगठित सेना का निर्माण किया जिसमें पैदल, गज, अश्वसेना के साथ सशक्त नौसेना भी थी। चोल शासकों ने एक विशाल एवं संगठित सेना का निर्माण किया जिसमें पैदल, गज, अश्वसेना के साथ सशक्त नौसेना भी थी। ये कथन आपका सही है। ठीक है, दूसरा, चोल काल में सैन्य छावनी को शैगुंदर कहा जाता था। ये कथन आपका सही नहीं है। सैन्य छावनी को शगुंदर नहीं बल्कि गुल्लम या कड़गम कहा जाता था। ठीक है, शगुंदर जो था ये भाला से प्रहार करने वाला सैनिक होता था। तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा कथन आपका गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य में चारागाह युक्त कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसे जो है कुट्टम कहा गया। क्या कहा गया? कुट्टम कहा गया है। जबकि नाड़ू नाड़ू बगात जो है वह अधिकारी जो नाड़ू को संगठित करता था जिले को। और कदमाप जो होता था एक प्रमुख भूमिकर था। इसके तिरुत्तरम जो है अधिकारियों की निम्न श्रेणी होती थी। मंडला मुद्रात मंडलम का सरदार होता था। आगे बढ़ते हैं।
फार्गुसन महोदय ने किस कला के कलाकारों के संदर्भ में कहा था कि ये कलाकार राक्षस की तरह सोचते थे और जौहरी की तरह तराशते थे? तो चोल कला के बारे में कहा था, चोल कला। चोल कला द्रविड़ शैली पर आधारित थी। फार्गुसन महोदय का मानना था कि चोल कलाकार राक्षस की तरह सोचते थे और जौहरी की तरह तराशते थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो इस मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तो विजयालय द्वारा निर्मित विजयालय चोलेश्वर मंदिर नारटामलाई में स्थित है। आदित्य प्रथम द्वारा निर्मित शुंदेश्वर मंदिर तिरुकट्टलाई में स्थित है। इसी प्रकार से राजराज प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश देवस्थान मंदिर तंजौर, दारा पुराण का शिव मंदिर तथा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर महत्वपूर्ण है। ये मंदिर राजराज प्रथम के द्वारा बनवाए गए हैं। परांतक प्रथम के द्वारा कोरंगनाथ मंदिर पुड्डो कोट्टई में बनवाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। तो पहला है, वह जैन धर्म का अनुयायी था और उसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। ये कथन आपका सही है। दूसरा, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य उसी के दरबार में रहते थे। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो बी ऑप्शन देखिए, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। शुरुआत में वह कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मानिकिर या मानिखेत थी। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की और आदित्य पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्त के लेखक शक्तायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये कथन आपका सही है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। दूसरा, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करते हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ये कथन आपका गलत है, इसलिए पहला सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ध्रुव जो था वो राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाकाटक वंशीय शासक ने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी? तो इस ग्रंथ की सेतुबंध की रचना प्रवरसेन द्वितीय ने किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने की थी। देखिए, वाकटंग वंश में प्रवरसेन प्रथम ही एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसका प्रवीर नाम से भी उल्लेख मिलता है। पुराणों से ज्ञात होता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ, एक वाजपेय तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कराया था। रुद्रसेन प्रथम को वाकटक अभिलेखों में महाभैरव का उपासक बताया गया है। और यहाँ देखिए, प्रवरसेन द्वितीय एक ऐतिहासिक अभिरुचि का शासक था जिसने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी। और प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी पुरानी राजधानी नंदीवर्धन से प्रवरपुर स्थानांतरित की थी। और पृथ्वीसेन द्वितीय को उसके बालाघाट अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। चोल शासक और उनकी उपाधियों को यहाँ सुमिलित करना है। तो देखिए, विजयालय चोल शासक था, इसकी विजयालय की उपाधि क्या थी? विजयालय की उपाधि जो है आपकी नरकेसरी थी। क्या थी? नरकेसरी। 3 से मिला दीजिए। आदित्य प्रथम की कोंडराम, 1 से मिलाइए। परांतक प्रथम की क्या थी? परांतक प्रथम की मदुरै कोंड या मधुरांतक 2 से मिला दीजिए। और परांतक द्वितीय की क्या थी? सुंदर चोल थी, सुंदर चोल। तो 3124 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में किरातुजुनियम के लेखक भारवी रहते थे? किस शासक के दरबार में किरातुजुनियम के लेखक भारवी रहते थे? तो ये थे सिंह विष्णु। देखिए, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु, इसकी राजधानी कांची जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम थी, यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। और किरातुजुनियम के लेखक भारवी जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। आगे चलते हैं। भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 घटनाक्रम हैं। इन उपयुक्त घटनाओं का सबसे प्रारंभिक समय से लेकर सही कालानुक्रमिक क्रम हमें यहाँ पे लगाना है। तो इन चारों में देखिए, सबसे पहले घटना कौन सी होती है? परांतक प्रथम के द्वारा चोल प्रभाव की स्थापना। तो एक सेकंड। सबसे पहले जो है महेंद्रवर्ण प्रथम के अधीन पल्लव प्रभाव की स्थापना 2, फिर गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना 4, फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय 1, और सबसे लास्ट में परांतक प्रथम द्वारा चोल प्रभाव की स्थापना 3। तो 2413
सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताने में से कौन सा ऐसे सही है। देखिए, महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये कथन आपका सही है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता, ये भी सही है। और सबसे बड़ा युधिष्ठिर का मंदिर है, युधिष्ठिर रथ है। और रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर 1 और 2 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? तो महत्वपूर्ण है। तक्कोलम का युद्ध जो है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। ठीक है, 948 से 949 में चोल राजा परांतक प्रथम के सबसे बड़े बेटे और युवराज राजादित्य के नेतृत्व में सैनिकों की एक टुकड़ी और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के नेतृत्व में एक अन्य सैन्य टुकड़ी के बीच लड़ाई हुई थी। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप युद्ध के मैदान में राजादित्य की मृत्यु होती है और तक्कोलम में चोल सेना हार जाती है। मतलब तक्कोलम का युद्ध किसने जीता था? राष्ट्रकूटों ने जीता था और चोलों और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। चोल साम्राज्य की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। इस काल में न्याय के लिए नियमित न्यायालय की स्थापना की गई, ये कथन आपका सही है। और सम्राट के न्यायालय को धर्मासन कहा जाता था और न्यायालय के पंडितों को धर्म भट्ट कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो यही है कि सम्राट के न्यायालय को धर्मासन कहा जाता था और न्यायालय के पंडितों को धर्म भट्ट कहा गया। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है चोल चोल साम्राज्य में सन्यासियों विदेशियों की समिति को क्या कहा गया है? तो सन्यासियों एवं विदेशियों की समिति जो है ये आपका उदासिक वरियम कहलाती है। ठीक है, वहीं एनवरियम सिंचाई समिति थी, तोट्टावरियम उपवन समिति थी और पोनवरियम कर्ण समिति थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अधेरा का उजाला होता है, अर्जित का अनर्जित होता है, अंतिम का प्रारंभ नहीं होता है, अंत का प्रारंभ होता है। ठीक है, अंत का प्रारंभ होता है, अंतिम का प्रारंभिक होता है। तो सी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आग्रह का विलोम है? कौन सा एक शब्द जो है वो आग्रह का विलोम है? वो है आग्रह का विलोम दुराग्रह हो जाएगा। आग्रह का विलोम क्या होगा? दुराग्रह, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। विग्रह का क्या होता है? संधि होता है। साग्रह का निराग्रह होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? अनजान का जाना पहचाना होगा, आदि का गत नहीं होगा, आदि का अंत होगा, आदि का नहीं अंत होगा, आगामी का गत होगा। गत का विलोम क्या होगा? आगामी होगा। तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। देखिए, आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण सही है। आदान का प्रदान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, आलस्य का स्फूर्ति होता है, स्फूर्ति। अनादर्श का जो है अनादर्श का आदर्श होगा। अनादर्श का क्या होगा? आदर्श होगा, ना कि यथार्थ। यथार्थ और अनादर्श जो है दोनों ही क्या हैं? दोनों ही आपके समनार्थी हैं। तो ये बी ऑप्शन हो गया। आहार का निराहार सही है, आविर्भाव का तिरोभाव सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है सामिस का विलोम है? सामिस का विलोम आपका निरामिष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामिस का विलोम निरामिष हो जाएगा। आमिष का अर्थ होता है मांस या शिकार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, आर्द्र का शुष्क सही है, आकाश का पाताल सही है, आशा का निराशा सही है, अनाश्रित का निराश्रित नहीं होगा। देखिए, आश्रित आश्रित जो है वो अनाश्रित और निराश्रित दोनों का ही क्या होगा? विलोम होगा, क्योंकि अनाश्रित और निराश्रित दोनों ही समनार्थी हैं और इनका विलोम क्या होगा? आश्रित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, आरंभ का अंत सही है, अनादर का निरादर नहीं होगा। अनादर निरादर दोनों समनार्थी, इन दोनों का ही विलोम क्या होगा? आदर होगा। आयात का निर्यात हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, आर्य का अनार्य, आदि का अनादि, शीत का ग्रीष्म, आस्तिक का स्वास्तिक नहीं होगा, आस्तिक का क्या होगा? नास्तिक होगा। आस्तिक का नास्तिक होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, आलस्य का शोक होता है, आलस्य का शोक नहीं होगा, आलस्य का फुर्ती होगा, आलस्य का फुर्ती होगा। शोक का आनंद होगा, शोक का विलोम आनंद होगा, जबकि आलस्य का फुर्ती होगा। आधुनिक का प्राचीन, आध्यात्मिक का भौतिक, इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द इष्ट का विलोम है? इष्ट का विलोम क्या है? देखिए, इष्ट का क्या हो जाएगा? इष्ट या शुभ का विलोम अनिष्ट हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का जो होगा अपकर्ष होगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। देखिए, निष्कर्ष उपकर्ष और उत्सर्ग आदि शब्द जो है ये अशुद्ध है, किंतु अपकर्ष जो है अपकर्ष ये उत्कर्ष का विलोम होगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? इहलोक का परलोक सही है, उत्थान का पतन सही है, उद्यमी का आलसी सही है, ऊषर का बंजर नहीं होगा। ऊषर और बंजर दोनों ही समानार्थी हैं और इसका उर्वर होगा। क्या होगा? उर्वर होगा। तो डी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, उत्कृष्ट का निकृष्ट सही है, उपजाऊ का बंजर सही है, उदय का अस्त सही है, उपकार का अनुदार नहीं होगा, उपकार का अपकार होगा, उपकार का अपकार होगा और अनुदार का उदार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? उन्नति का औन्नति, उचित का अनुचित, उत्तरार्ध का पूर्वार्ध होगा, एकता का अनेकता नहीं, एकता का अनेक नहीं होगा, एकता का अनेकता होगा, एकता का अनेकता होगा जबकि एक का अनेक होगा। सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम जो है दुष्ट होगा। सज्जन का विलोम दुष्ट होगा। कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा, विज्ञ का अज्ञ हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? देखिए, कमाना का विक्रय सही नहीं। विक्रय का क्या होगा? क्रय होगा। क्रय का विक्रय होगा। कमाना का खर्च करना होगा, तो ए वाला सही नहीं है। क्रूर का दयालु, कच्चा का पक्का। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कटु का विलोम है? कटु का विलोम क्या हो जाएगा? कटु का विलोम जो है कटु या तिक्त, इन दोनों का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? क्रिया विशेषण नहीं होता, क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। क्रिया का क्या होगा? प्रतिक्रिया होगा, ना कि विशेषण होगा। क्रुद्ध का शांत है, कर्म का निष्कर्म है, कठिनाई का सरलता। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? देखिए, कभी कभी का अक्षर होगा, केंद्रित का विकेंद्रित होगा, खेद का दुख नहीं होगा, खेद का प्रसन्नता होगा, सुख का दुख होगा। ठीक है, खेद का प्रसन्नता होगा। तो सी वाला सही नहीं। खिलना का मुरझाना सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? देखिए, खरीदार का क्रेता नहीं होता, क्रेता का विक्रेता होता है। क्रेता और खरीदार दोनों ही क्या है? समानार्थी, और इनका विक्रेता होगा विलोम। खरीद का बिक्री हो जाएगा, खरीदना का बेचना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।